अर्धधात्विक यौगिकों का नामकरण, जिसमें मैं आगे जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ, एक दो नियम और रह गए हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगी। देखो भाई, अगर मानो कि कोई कॉम्प्लेक्स संकुल ऋणायन प्रकृति का है, कैसा है? ऋणायन प्रकृति का है, यानी कि जिस पर आवेश कैसा है? ऋणावेश है। तो ऐसे संकुलों का नामकरण करते टाइम हम धातु जो होगी ना, धातु, उसके नाम के अंत में लगाएंगे एट। क्या लगाएंगे? एट। समझे मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रही हूं कि मानो कि कोई संकुल है जो ऋणावेशित है, कैसा है? ऋणावेशित है, तो उसके नामकरण करते समय धातु के नाम के अंत में, प्रियंका मैडम बुला लेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं कि धातु के अंत में लगाते हैं एट। देखो कैसे, मेरी बात समझने की कोशिश करना। कैसे? देखो, जिंक C2H5 का होल थ्राइस पर पावर -1, बताओ इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले तो ये बताओ कि कैसे नामकरण करते हो कॉम्प्लेक्स का? जो लिगेंड होता है उसकी संख्या लिखी जाती है पहले। यहाँ लिगेंड की संख्या कितनी है बच्चों? 3। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? ट्राई। ये क्या है? एथिल लिगेंड है। एथिल लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ट्राई एथिल। अच्छा देखो भाई, मैंने क्या बोला? ये अब धातु लिखी जाएगी ना, देखो नाम लिखने से पहले, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने से पहले मेरी बात समझना। ऊपर अगर माइनस, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, समझ रहे हो? इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज लगा हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या लगा हुआ है? चार्ज लगा हुआ है। लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? तो देखो भाई, ये जो कॉम्प्लेक्स है पहले इसका नामकरण किया जाएगा, फिर धातु का नाम लिखने के बाद लिखी जाएगी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। बाई चांस अगर कोई मेटल यहां जुड़ी हुई होती या कोई तत्व यहां जुड़ा हुआ होता, तो बिल्कुल सेम, पहले इसका नामकरण, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का, पहले पूरे कॉम्प्लेक्स का नामकरण करते हैं, फिर इसका आवेश लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, फिर लास्ट में इसका नाम लिखते हैं। ये चीजें तो आपने पढ़ी होंगी सेकंड ईयर के अंदर। अगर मैं बात कर रही हूं इसकी कॉम्प्लेक्स की, तो सबसे पहले लिखी जाएगी लिगेंड की संख्या। क्या है? ट्राई एथिल। इसके बाद मैंने क्या बोला? धातु के नाम के अंत में बच्चों जिंकेट, एट लगाकर धातु का नाम लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ये तो वहां भी करते थे। कहां पे करते थे? सेकंड ईयर के अंदर। जिंकेट, और फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कैसे निकालोगे? X प्लस 3C2H5 बराबर -1। ऐसे तो करते हो। X प्लस C2H5 पर चार्ज बता दो कितना होता है? एथिल पर चार्ज बताइए कितना होता है? बता सकते हो? एथिल पर चार्ज, एथिल पर चार्ज बता सकते हो? -1। तो देखो 3 इंटू -1 बराबर -1, x -3 बराबर के -1, x बराबर -1, इसको इधर लेके जाओ, क्या आ जाएगा? x बराबर +2। तो यहां रोमन संख्या में लिखी जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ गए? कर दोगे नामकरण? करोगे या नहीं करोगे बताओ? आ गया समझ में कि कैसे नामकरण किया जाता है? आ गया समझ में? और एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर अगर ये आयन है तो आपने पढ़ा होगा कि ये भी लिखते हैं। एक और मैं दे रही हूं एग्जांपल, उसका नामकरण मुझे करके बताइएगा आप। C6H11 का होल थ्राइस, इसका नामकरण करके बताना मुझे, क्या आएगा? फटाफट बताओ इसका नामकरण करके। इसका नामकरण करके बताओ क्या हो सकता है? बताओ, इसका नोमेनक्लेचर करके बताइए मुझे।
करो, कैसे करोगे? अरे भाई सबसे पहले लिगैंड की संख्या, ट्राई, ये मत कहना मैडम ये बाद में आ रही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है लिगैंड का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। ट्राई ये क्या है? साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल। और टिन का नाम कैसे करते हो? टिन का नाम चूंकि अगर ऋणायन हो तो 8 लगाते हो, और अगर ऋणायन नहीं है तो जैसी है वैसी की वैसी आ जाएगी। टिन, बताओ भाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, +x बराबर +1, एक मिनट, इसकी -3 होती है, -3, x बराबर +1 +3, x बराबर आया +4, यानी कि इसके बाद क्या लिखी जाएगी? रोमन संख्या में ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में चूंकि ये एक आयन बना रहा है तो लास्ट में आएगा आयन। आया या नहीं आया समझ में? वेरी गुड दीपक चौधरी, बहुत अच्छा है, अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। ठीक है, आ गए? अब चलेंगे आगे। ये तो था पूरा नामकरण कैसे करते हो उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि नामकरण कैसे किया जाएगा, कि नामकरण कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलेंगे आगे। कार्बधात्विक यौगिकों का वर्गीकरण, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पेपर में बहुत पूछा जाता है। कार्बधात्विक यौगिकों का वर्गीकरण। देखो भाई, कार्बधात्विक यौगिकों को वर्गीकृत करें तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला तो धातु व कार्बन के मध्य बंध की प्रकृति के आधार पर, यानी कि धातु मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा होगा? आयनिक होगा, सहसंयोजक होगा, उसके आधार पर वर्गीकरण। और जो सेकंड है वो है लिगैंड की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, लिगैंड की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। दोनों को पढ़ना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वापस से, जिसमें से एक तो है आयनिक बंध, आयनिक यौगिक, एक है सहसंयोजक यौगिक, और एक है विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक। कैसे कैसे? देखो, जब अगर धातु और कार्बन के मध्य बंध आयनिक हो तो ऐसे यौगिक आयनिक यौगिक कहलाएंगे। जब धातु और कार्बन के मध्य बंध कैसा हो? सहसंयोजक हो, तब वो कैसे कहलाएंगे? कैसे कहलाएंगे? सहसंयोजक यौगिक। और जब विस्थानीकृत पाई यानी कि पाई बॉन्ड हो जिसके अंदर, उसे कहते हैं कौन से? इसे कौन से कहते हैं? इन्हें कहते हैं विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन यौगिक। इन्हें वापस से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए ये पूरा क्वेश्चन 6.5 नंबर में भी पूछता है वो कभी कभी। पहला तो है सेतु बंध युक्त, सेतु बंध युक्त, सेतु बंध युक्त एल्किल यौगिक,
अब चूंकि ये सब रटने का है, स्ट्रक्चर सबकी याद रखनी पड़ेंगी आपको। एल्किल यौगिक या इलेक्ट्रॉन न्यू यौगिक भी कहते हैं, जिसमें बनाना बॉन्ड बनता है, ध्यान है ना, इलेक्ट्रॉन न्यू यौगिक। सेकंड है आपका सैंडविच यौगिक, सैंडविच यौगिक अभी बात करेंगे कैसे कैसे इनकी स्ट्रक्चर हो सकती है। और थर्ड जो है उसका नाम है ओलिफिन या एसिटिलीन यौगिक। कौन कौन से? ओलिफिन या एसिटिलीन यौगिक, समझे? ये तो हैं आपके कौन से कंपाउंड्स, कौन से जो आपके हैं। अब जो हम आगे बात करेंगे बस इसी के साथ, पता है इतना ही है, ये पूरे बंद के यौगिक्स यानी कि जो भी कार्बनिक कंपाउंड्स के वर्गीकरण को पढ़ेंगे और इस वर्गीकरण के साथ साथ इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे। 2 चैप्टर है इसके अंदर, पहला ये है और सेकंड धातु कार्बोनिल है जिसका नाम मेटल कार्बोनिल है। इतना ही है बस, एक तो नामकरण। अब सोच लो आप कि सब चीज कितनी इंपॉर्टेंट हो गई, नामकरण से भी क्वेश्चन आ सकता है और वर्गीकरण से रिलेटेड अभी भी पिछली साल भी वर्गीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि कार्ब धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। पर्सनली पूछ लेता है कि धातु व कार्बन के बंध की प्रकृति के आधार पर कार्ब धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। पहला जिसका नाम है धातु व कार्बन के मध्य बंध की प्रकृति के आधार पर कार्ब धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण। तो देखना इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला तो क्या है, इसका पहला पार्ट कौन सा था? आयनिक यौगिक। बड़ा ही सरल है। जब इमेजिन करो, मतलब क्या है, जब मेटल और कार्बन के मध्य आयनिक बॉन्ड बनता हो, कहने का मतलब क्या है कि आयनिक बॉन्ड मतलब बनने का क्या है कि एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर क्या हो नेगेटिव चार्ज, क्या हो नेगेटिव चार्ज हो। आप सोचो, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि मेटल और कार्बन में से ऐसी धातुओं में, ध्यान समझना, ऐसी धातुओं में इस प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रखती हों, यानी कि अत्यंत धन विद्युती हो। कैसी हो? अत्यंत धन विद्युती हो। ऐसे अणुओं में क्या होता है, ऐसी धातुओं में, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ऐसी धातु जिनकी विद्युत ऋणात्मकता के मान 1.2 से भी कम हो। फिर कह रहे हो ये चीजें रटने की रहेंगी, यानी कि रटनी है आपको कि भाई कैसे। ऑब्वियस सी बात है, मैंने कैसे याद रख रखा है कि आयनिक यौगिक बन रहा है तो डेफिनेटली मेटल पर तो पॉजिटिव चार्ज आना ही आना है। एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि मेटल की प्रकृति होती है कि वो क्या रखती है, धनावेश रखती है अपने पास। मेटल यानी कि अत्यंत तो क्या हो, धन विद्युती हो, अत्यंत क्या हो, धन विद्युती हो, और इनकी विद्युत ऋणात्मकता के मान क्या हो, 1.2 से भी कम हो। किससे हो? 1.2 से भी कम हो। और यानी कि कहने का मतलब क्या है, अच्छा बताओ, पीरियोडिक टेबल में ऐसी कौन से मेटल्स हैं, ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है या अत्यंत धन विद्युती होती है? फटाफट बताओ, बताओ फटाफट बताओ। अत्यंत धन विद्युती हो ऐसी केवल पीरियोडिक टेबल में पॉजिटिव चार्ज रखने वाली धातु जो है वो है एस ब्लॉक का फर्स्ट ए वर्ग, जो कि किसके नाम से जाना जाता है? क्षार धातुओं के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? क्षार धातुओं के नाम से। फिर से वापस सुन लेना कि वे यौगिक जिनमें मेटल और कार्बन के बीच कौन सा बंध पाया जाता हो? आयनिक बॉन्ड पाया जाता हो। कैसा बॉन्ड पाया जाता हो? आयनिक बॉन्ड पाया जाता हो। ऐसी धातुएं कैसे यौगिक बनाती हैं? आयनिक यौगिक बनाती हैं। ध्यान रखना, चूंकि मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में इन्हें डिवाइड करना है, तो जो मेटल है वो अत्यंत धन विद्युती होनी चाहिए। मेटल कैसी होनी चाहिए? अत्यंत धन विद्युती। और ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रखती होगी तो इसके लिए स्पेसिफाई कर दिया है कि विद्युत ऋणता के मान 1.2 से भी कम होने चाहिए। कैसे रहने चाहिए?
1.2 से भी कम रहने चाहिए और इस प्रकार का गुण केवल पीरियोडिक टेबल में 4 धातुओं में पाया जाता है। समझ गए? आयनिक यौगिक कैसे बनेगा? अब इनमें गुण देखो, इनकी प्रॉपर्टीज देखो आयनिक यौगिकों की। पहली प्रॉपर्टी तो ये है, पहली प्रॉपर्टी तो ये है, ये ध्रुवीय विलायक जैसे जल। ऑब्वियस सी बात है, ये तो दिमाग में आ ही गया होगा, जल तो ध्रुवीय विलायक है कि नहीं, जिस पर पॉजिटिव और देखो ध्रुवीय विलायक का मतलब क्या है कि जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पॉसिबल हो। H2O जो है वो बनाता है H+ और OH- बनाता है कि नहीं बनाता? यानी कि इस पर क्या है, ध्रुव बन रहे हैं। तो अगर ध्रुवीय विलायक जो जल है, ऐसे में तो ये क्या होते हैं, विलेय होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। कैसे होते हैं? कार्बनिक विलायकों में कैसे रहते हैं, अविलेय। समझ गए? ध्रुवीय विलायकों में तो क्या रहते हैं, जल, ध्रुवीय विलायक जैसे जल में तो ये विलेय रहते हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों में कैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं भाई, अविलेय रहते हैं। अच्छा चलो बताओ जल्दी फटाफट से एक चीज बताओ, ये विद्युत के चालक होंगे या कुचालक? बताओ फटाफट, विद्युत के चालक होंगे या कुचालक? बताओ, विद्युत के चालक होंगे या कुचालक? जल्दी बताओ, बताओ। वेरी गुड। विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। और जरा मुझे ये बताओ कि मेटल और कार्बन में से कौन सा तो इनमें से एनोड पर मुक्त होगा और कौन सा कैथोड पर मुक्त होगा? देखो भाई, मेटल चूंकि अच्छा, विद्युत के चालक कहने का मतलब क्या है कि मेटल और कार्बन युक्त, मैंने कोई कार्ब धात्विक यौगिक किसमें डाल दिया है, इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, ये एनोड है माना, ये कैथोड है। विद्युत के चालक कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही आप इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे इन इलेक्ट्रोड्स को, तो वोल्ट मीटर में अवक्षेप विक्षेप आएगा। तो क्या है कहने का मतलब, जो मेटल है उस पर तो है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पर ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये मेटल जो है ये किस पर मुक्त होगी, कैथोड पर। और जो कार्बन है वो किस पर मुक्त हो जाएगी, कार्बन है वो किस पर मुक्त होगी, किस पर मुक्त होगी बताओ, एनोड पर। नेक्स्ट इसका गुण देखना, अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी देखना, ये क्या करते हैं, अपने ही यौगिकों के द्वारा अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। समझना मेरी बात, ये उभय अपघटनी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, उभय अपघटनी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो देखना कैसे, ये क्या है भाई, दिमाग लगाओ, क्षार धातु जोड़ दिया है और किसी मेटल से जोड़ा है, मेटल क्षार धातु है, और जो कार्बन है इन दोनों के बॉन्ड की प्रकृति धनायन और ऋणायन बनेगी, यानी कि ये बनाएंगे आयनिक यौगिक। अगर ये खुद ब्रोमाइड के साथ, क्या है इसका नाम, एथिल ब्रोमाइड है या नहीं, तो इसका नाम यूज करके क्या बनाते हैं देखो, C2H5। एक रिएक्शन आपको ये याद रखने के लिए रहेगी, चाहो आप इसकी जगह पर कोई भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो भाई ये क्या बन गया, एल्केन बना है। क्या बना है, एल्केन बना है, और इसलिए इसको कहते हैं उभय अपघटनी अभिक्रिया। समझ गए? यहां तक समझ में आया कि नहीं बताओ? देखो भाई, अगला प्रॉपर्टी क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा इन्हें आसानी से बना सकते हो। प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। देखो कैसे, इसकी रिएक्शन देखना, C2H5Na प्लस C6H5 बड़े सिंपल तरीके से बन जाएगा। क्या बनेगा देखो,
प्रतिस्थापन हुआ, एल्किल बाहर निकल गया, एक रिएक्शन के लिए जुड़ जाएगी ना, C2H6 आएगा। समझ गए? ये तो है आयनिक यौगिकों के गुण। कैसे हैं आयनिक यौगिकों के गुण? समझ गए? ये तो थे आपके आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक। आ गया समझ में? ठीक है, ये थे आयनिक यौगिक। ध्यान रखना क्या क्या बताया मैंने आयनिक यौगिकों में, जिसमें मेटल और कार्बन के बीच पाया जाएगा आयनिक बॉन्ड, जिसमें मेटल जो है वो अत्यंत विद्युत धनी होनी चाहिए, अत्यंत धन आवेशित होनी चाहिए, अत्यंत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इनकी विद्युत ऋणता के मान 1.2 से भी कम होने चाहिए। 1.2 से कैसे होने चाहिए? कम होने चाहिए। और पीरियोडिक टेबल में क्षार धातुओं के द्वारा ऐसे यौगिक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? क्षार धातुओं के द्वारा। इनकी प्रॉपर्टी बताइए, विद्युत के कैसे रहते हैं? चालक रहते हैं, क्योंकि मेटल और कार्बन दोनों में ध्रुवीय प्रकृति पाई जाती है, जिसकी वजह से मेटल जो है वो किस, अरे क्यों, बैलेंस ही पूरी की है। सोडियम बाहर निकलेगा तो इसकी बैलेंस अधूरी नहीं रह जाएगी क्या? इसकी वैलेंसी अधूरी नहीं रहेगी क्या? एक मिनट रुको, C6H6। अब देखो, वो अलग गलती से बन गया। यहां तो ये बेंजीन है, इसके साथ इसकी क्रिया हुई है, एक हाइड्रोजन निकल के बाहर चला गया। समझ में आ गया? इस तरीके से क्या होता है, ये बनते हैं आपके आयनिक यौगिक। अगला देखो, सह संयोजक यौगिक। देखो भाई, पहली बात तो एक ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं तो ऐसी रहेंगी, सिंपल सिंपल सी याद कर लेना एक दो, क्योंकि आपको याद तो होनी चाहिए। अगला कौन सा है बताओ भाई? सह संयोजक यौगिक, बिल्कुल आयनिक यौगिक के अपोजिट, आयनिक यौगिक के बिल्कुल अपोजिट। ऐसे कार्ब धात्विक यौगिक जिनमें मेटल और कार्बन के बीच बंध की प्रकृति कैसी होगी? सह संयोजक प्रकृति होगी। कैसी होगी? सह संयोजक प्रकृति होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का होगा साझा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? साझा। कौन से यौगिक कहलाते हैं? सह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। और ये इस प्रकार के धातुओं में पाए जाते हैं जिसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान 1 से 2.5 के बीच पाया जाता है। किसके बीच? 1 से 2.5 के बीच पाया जाता है। ध्यान रखना, मेटल और कार्बन के बीच कौन सा बंध पाया जाएगा? सिग्मा बंध। कौन सा बंध पाया जाएगा? सिग्मा बंध। और इस सिग्मा बंध की प्रकृति होगी ध्रुवीय। कैसी होगी? इस सिग्मा बंध की प्रकृति क्या होती है? ध्रुवीय। एग्जांपल देख लो, बड़े ही सिंपल है। इसका नाम बताओ, C2H5 का होल ट्वाइस जिंक। इसका नाम बताओ, CH3 का होल थ्राइस। ब्रोमीन। CH3 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम। समझ गए? ऐसे यौगिक जिनमें मेटल और कार्बन के बीच बंध की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए बताओ? कैसी? सह संयोजक प्रकृति होनी चाहिए। विद्युत ऋणता के मान 1 से 2.5 के मध्य होने चाहिए। 1 से 2.5 के मध्य होने चाहिए। और क्या है? मेटल और कार्बन के बीच पाया जाता है सिग्मा बंध, जिसमें सिग्मा बंध की प्रकृति होती है ध्रुवीय। कैसी रहती है? ध्रुवीय। और इसके एग्जांपल्स मैंने आपको लिख दिए हैं, डाई एथिल जिंक, और क्या है इसका नाम? ट्राई मेथिल ब्रोमाइड, और एक कौन सा बचा है? ट्राई मेथिल क्या? ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से हम आयनिक यौगिक और सह संयोजक यौगिक के बारे में बता सकते हैं। अगला जो है थर्ड कौन सा है? विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन यौगिक। विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन यौगिक। अच्छा देखना, विस्थानीकृत
पाई इलेक्ट्रॉन यौगिक का मतलब क्या है? हमें ये तो पता है, हम पढ़ रहे हैं मेटल और कार्बन के बीच बंध। क्या पढ़ रहे हैं? मेटल और कार्बन के बीच बंध की प्रकृति के आधार पर कार्य धात्विक यौगिकों का कर रहे हैं वर्गीकरण। क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण। अब देखो, मेटल और कार्बन, यानी कि ये इस प्रकार के यौगिकों में पाया जाएगा जिनमें मेटल और कार्बन के बीच पाया जाएगा पाई बंध, और वो पाई बंध भी ऐसा होगा जो एक से दूसरे पर ट्रांसफर हो सकता हो। विस्थानीकृत मतलब क्या है कि मेटल और कार्बन के बीच पाया जाएगा पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड जो है ये विस्थानीकृत हो सकता है, यानी कि अपना स्थान क्या कर सकता है? बदल सकता है। ये क्या है बताओ, देखो कैसे होता है। इसमें क्या होता है? मेटल और कार्बन के बीच जो रिक्त कक्षक होंगे, मेटल और कार्बन के जो रिक्त कक्षक होंगे उनके मध्य अतिव्यापन होता है। देखो कैसे, ये मेटल है, ये कार्बन है, यहां पे कार्बन के रिक्त कक्षक, यहां पे मेटल के रिक्त कक्षक, ऊपर से बनेगा, यहां से बनेगा पाई बंध और नीचे से भी बनेगा पाई बंध। तो ये क्या कहलाते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ध्यान रखना ये। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी मेटल है पीरियोडिक टेबल में जिनमें रिक्त कक्षक पाए जाते हैं? ऐसी मेटल है संक्रमण धातु। कौन सी मेटल? ट्रांजिशन मेटल्स। कौन सी? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी कि ये ध्यान रखो, इस प्रकार के यौगिक कौन सी धातुओं में पाए जाएंगे? संक्रमण धातुओं के बीच में पाए जाएंगे, क्योंकि वही एक ऐसी एकमात्र धातु है जहां पे मेटल में रिक्त कक्षक पाए जाते हैं। चाहे वो स्कैंडियम हो, चाहे टाइटेनियम हो, चाहे वेनेडियम हो, चाहे क्रोमियम हो, कोई सी भी मेटल जिसमें रिक्त कक्षक, रिक्त डी कक्षक पाए जाएंगे, और कार्बन में भी क्या पाए जाएंगे? रिक्त कक्षक पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन युक्त विस्थानीकृत यौगिक। समझ में आ गया? इसे बंध की प्रकृति के आधार पर वापस से 3 भाग में विभाजित किया गया है। अभी मैंने बताया था आपको। पहला कौन सा? सेतु बंध यौगिक, या जिन्हें कहते हो आप इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। पहला, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। आपको पता है, एक तो एल्यूमिनियम ऐसी धातु है, AlCl3 के बारे में आपने सुना होगा। एक आपने सुना होगा, देखो, एक तो लिथियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, ये सभी धातुएं विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बनाती हैं। कैसे यौगिक बनाती हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बनाती हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कम, इसलिए तो इन्हें इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं। आपने पढ़ा होगा बनाना बॉन्ड, उसमें होता क्या है? उसमें आपने देखा होगा जैसे Al, यहां पे इस तरीके से एक क्लोरीन यहां जुड़ा हुआ होगा, एक क्लोरीन यहां जुड़ा हुआ होगा। इसका कारण क्या है जानते हैं? यहां पे एक इस तरीके से, ये आपने पढ़ा। फिर आगे आके ऐसा नहीं है, पूरा नहीं है, ये पूरा इस तरीके से जुड़ता रहेगा, बनता रहेगा, वापस से एल्यूमिनियम जुड़ जाएगा। आपने पढ़ा होगा। होता क्या है, होना तो ये चाहिए कि एक एल्यूमिनियम से इधर की क्लोरीन जोड़ लो, चाहे इधर की क्लोरीन जोड़ लो, लेकिन यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से, क्योंकि संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों में होती है कमी, अष्टक जिनका पूर्ण नहीं होता है, अष्टक अपूर्ण, और जिनका अष्टक अपूर्ण होता है वो बनाते हैं कौन से यौगिक? कौन से? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, क्योंकि उसमें संयोजकता कोश में क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों, क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। चूंकि ये कुछ पुल जैसा बनता है, जिसे कहते हो आप सेतु, सेतु बंध बनता है, इसलिए इसको सेतु बंध यौगिक कहते हैं। कौन से यौगिक कहते हैं? सेतु बंध यौगिक कहते हैं। और इन्हें टाइम हो गया, रिजॉइन कर लो एक बार।